के इस वीडियो में हम जैसे कि पढ़ने वाले हैं, आपका कौन सा लेसन चल रहा है, चौथा लेसन। चौथे लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत से सारे टॉपिक्स आपके समाप्त हो गए। आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपको दिखाई दे रहा है विषाणु द्वारा एसटीडी। एसटीडी क्या होती है, जो हम कल के वीडियो में पढ़े थे, क्या यौन संचारित रोग, उसके बारे में। जीवाणु द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग तो समाप्त हो गए थे, ठीक। तो दो तरह के हम बताए थे कि एक जीवाणु द्वारा होता है, एक विषाणु द्वारा होता है। तो कल के वीडियो में जीवाणु द्वारा जो संचारित रोग थे वो आपके समाप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विषाणु द्वारा जो संचारित रोग हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करें। तो पहला रोग आपका, इसके द्वारा पहला रोग जो आपका है एड्स। इसका नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे, एड्स। AIDS। इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है, यानी एड्स का फुल फॉर्म बताओ, ठीक। तो ए फॉर क्या होता है? एक्वायर्ड। आई फॉर क्या होता है? एमिनो। डी फॉर क्या होता है? डिफिशिएंसी। एस क्या होता है? सिंड्रोम, ठीक। एड्स का फुल फॉर्म कहीं लिख लोगे, यहाँ पर तो जगह नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, उस क्वेश्चन पर लिख लोगे। ए एक्वायर्ड, आई एमिनो, डी डिफिशिएंसी, यस सिंड्रोम। अब एमिनो यानी इम्यूनो का अर्थ क्या होता है? प्रतिरक्षा। इम्यूनो का अर्थ क्या होता है? प्रतिरक्षा। और यहाँ डी डिफिशिएंसी हमने बोला तो इसका मतलब होता है कमी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? कमी। तो यहाँ से डायरेक्टली इसका अर्थ निकलता है कि एड्स का, एड्स ऐसा कौन सा रोग है किसके कमी से होता है। तो मैंने बताया कि एमिनो जो होता है प्रतिरक्षा और डिफिशिएंसी क्या होती है? कमी। यानी प्रतिरक्षा की कमी से क्या होती है? एड्स रोग उत्पन्न होती है, ठीक। अब ये प्रतिरक्षा क्या होती है? एड्स क्या करता है? एड्स का जो होता है, एड्स रोग होता है, वह प्रतिरक्षा को कम कर देता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह प्रतिरक्षा को कम कर देता है। अब चलिए जानते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक। जो कि अगले चैप्टर में, आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक। तो प्रतिरक्षा दो तरह की, एक टी लिम्फोसाइड, एक बी लिम्फोसाइड होती है। एक टी लिम्फोसाइड, एक बी लिम्फोसाइड होती है। अब ये टी और बी, इसका क्या कार्य होता है मैंने बाबू बताई पहले। विषाणु द्वारा होने वाला रोग, संचारित रोग, पहला आपका एड्स है, AIDS। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड। आई का एमिनो, डी का डिफिशिएंसी और एस का सिंड्रोम। तो मैंने आई का मतलब समझाया कि एमिनो जो होता है उसका अर्थ होता है प्रतिरक्षा, डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी एड्स जो होता है प्रतिरक्षा को कम करता है। इतनी बात क्लियर। अब प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा का मतलब होता है दो तरह के, एक टी लिम्फोसाइड, एक बी लिम्फोसाइड होती है। हमारे अंदर एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक टी लिम्फोसाइड, एक बी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड जो होती है बाहर आप जैसे कि जानते हैं बहुत सारे वायरस हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से आप देखोगे तो आप चारों ओर से वायरस से ही घिरे हो। तो जो बाहर वाला वायरस होता है हमारे अंदर प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइड जो होता है उसको पहचानता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइड है एक संदेशवाहक है, उसको पहचानता है, फिर क्या करता है? यदि ये हमारे शरीर का जो वायरस नहीं तो क्या होता है कि ये बी लिम्फोसाइड को बताता है। क्या करता है? बी लिम्फोसाइड को बताता है। और बी लिम्फोसाइड उस समय क्या होता है? एंटीबॉडी बनाते हैं और उस वायरस को नष्ट करते हैं, ठीक। तो ये होती है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा समझ में आई। तो इसके कारक क्या होते हैं? इसके कारक जो होते हैं वो होते हैं HIV, ठीक हो गया। तो एड्स का मतलब समझ में आया कि एड्स जो होता है प्रतिरक्षा को कम करता है। प्रतिरक्षा क्या होती है मैंने डिटेल में बताया। अब ये HIV जो होता है कारक, HIV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन होता है, और आई का फॉर्म तो आप जानते हैं एमिनो होता है, डिफिशिएंसी बी का होता है वायरस, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है? ये कारक क्या करता है?
टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने तुरंत बताया कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वह संदेशवाहक होता है, तुरंत बाहर वाले वायरस को पहचान लेता है और संदेशा कहाँ पहुँचा देता है? बी लिम्फोसाइट के पास, जिससे वह एंटीबॉडी तुरंत बनाती है, वायरस को नष्ट कर देती है। इसलिए ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट पर ही हमला करता है। जब टी लिम्फोसाइट नहीं रहेगी तो संदेश कौन पहुंचाएगा? कोई नहीं, जिससे ये आसानी से अपना कार्य कर ले। ठीक, तो ये अपने जब टी लिम्फोसाइट समाप्त हो गया तो ये आसानी से क्या अपना वायरस तो गया, और क्या रोग उत्पन्न हो गया? एड्स। तो इतना पता चला। अब इसके लक्षण, अगर एड्स हो गया तो कौन कौन से लक्षण हैं इसके? ज्वर होगा, और क्या होगा? मांसपेशियों में दर्द होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिससे ये रोग होने से बहुत सारी घटना घटती है, इतना आप जानो। ठीक, तो एड्स यानी पहला रोग है। इसके बाद आप डिटेल में जान लियो। ठीक, समझ में आया? तो आगे चलते हैं। दूसरा रोग आपका क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। ये क्या होता है? HB इसका कारक होता है। यहाँ होती है, ज्वर होती है, घबराहट होती है, पेट दर्द, बेचैनी होते हैं। तो ये लक्षण इसके हैं। फिर आपका दूसरा जो हो गया, उसके बाद आता है जेनिटल। तीसरा रोग आता है जेनिटल हर्पीज। इस रोग से क्या होता है? इस रोग के जो कारक होते हैं वो होते हैं टाइप 2 हर्पीज, सिम्पल वायरस, ये इसके कारक होते हैं। इससे क्या होते हैं? छाले पड़ जाते हैं। इस रोग से क्या होते हैं? जननांगों पर छाले हो जाते हैं। ठीक, तो 3 रोग एड्स है, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज। अब चौथा आपका क्या होगा? जेनिटल वार्ड। क्या होता है? जेनिटल इससे होता है चौथा रोग आपका क्या है? जेनाइटल। और इसका लक्षण क्या है? जो शिश्न होता है, पुरुष का शिश्न होता है, शिश्न पर घाव हो जाना, छाले पड़ जाना, ये किसके कारण होता है? जेनिटल वार्ड रोग के कारण होती है। तो ये 4 विषाणु द्वारा यानी विषाणु द्वारा संचालित रोग कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। इनके कारक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। और लक्षण इनके होने से क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या होती है, ये आपके होते हैं। ठीक, तो क्लियर आपका ये हो गया। तो ये आपका था आखिरी टॉपिक।
जो इस लेसन का आखिरी टॉपिक थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको आप बुक से पढ़ लेंगे। जो समझाने लायक है यहाँ पर समझाया जाता है, बताया जाता है। ठीक, तो इतना हो गया। चलो एक बार समझा रहे हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग। पहला रोग क्या है? एड्स। कारक कौन है? HIV। इसके होने से क्या होता है? जो मांसपेशियां में दर्द होती हैं। फिर दूसरा क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। इसको आपको याद करना होगा, हेपेटाइटिस बी। इसके कारक क्या होता है? HBV। और लक्षण क्या है? पेट दर्द, बेचैनी और ज्वर होती है। उसके बाद क्या होती है? जेनिटल हर्पीज। इसके कारक क्या होते हैं? टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लिस वायरस होते हैं। इनसे क्या होता है? जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, किसके कारण? जेनिटल हर्पीज। उन रोग को क्या कहते हैं? जेनिटल हर्पीज बोलते हैं। ठीक, और चौथा आपका क्या है? जेनिटल वार्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसके जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमन प्यूबलिनेशन। पुरुष के शिश्न पर घाव व छाले पड़ जाते हैं। कारक ये होते हैं, इसकी घटना से पुरुष के शिश्न पर घाव या छाले पड़ जाते हैं। ये 4 रोग आपको याद करना होगा। ठीक, तो हो गया। तो यदि लिखना चाहे तो लिखें। उसके बाद ये लेसन आपका समाप्त हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हम बात किए थे, क्या की थी कि जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान आपके उत्पन्न होते हैं, कितने माह में इनको हृदय धड़कन सुनाई देती है, कितने माह में उंगलियां आती हैं, कितने माह के बाद फिर बाल उगते हैं, भौं आती है, और कितने माह के बाद उनकी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये आप लिखना चाहें लिख लो। उसके बाद उसके बारे में इसमें नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, मैं बारीक क्वेश्चन बता रही हूँ समझाने, नॉलेज के लिए। ठीक, तो ये बताना चाहते था। तो क्या ये कारक होते हैं? आप सोचते होंगे कि इसका फुल फॉर्म, हाँ इसका फुल फॉर्म हैबिटेशन। वी वही रहेगा, वी मतलब जानते हो कि वी वही रहेगा। इसका सिर्फ आपका क्या होगा? इसका मतलब होता है यस फॉर क्या होता है? हैबिटेशन। और वी क्या होता है? वी ही रहेगा। वी क्या होता है? वायरस रहेगा। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो, इसका तो हम बता ही चुके हैं। हाँ, और एक बात ये क्लियर हो गया कि इस एड्स की जांच करने के लिए, यानी परीक्षण करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? एलेसिया के माध्यम से एड्स का जांच होता है। एलेसिया, ठीक, बगल में कहीं लिख लोगे एलेसिया, ELISA। एलेसिया के माध्यम से क्या होता है? एड्स की जांच की जाती है। बगल में कहीं लिख लेंगे। और वेस्टर्न किसकी जांच? इसकी, एड्स की। तो हो गई। पूछी जाती है कभी कभी कि एड्स की जो जांच होती है किसके द्वारा? एलेसिया के द्वारा। तो हो गई। बता दें स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि कितना टाइम लगता है? 9 माह में उसके बीच में कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, 9 माह के बाद ही बच्चा होता है। ठीक, पहले माह के समय यानी अंत में क्या होता है? हृदय स्पंदन। क्या होता है? पहले माह के अंत में क्या होता है? हृदय स्पंदन सुना जा सकता है। पहला कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले कंडीशन में क्या होता है? माह के अंत यानी आखिरी वाले सप्ताह में
सबसे आखिरी वाले सप्ताह की आखिरी वाले दिन क्या होता है? डायरेक्टली ये समझ में आया, माह के अंत में, प्रथम माह के, ये प्रथम है, पहला डाले हैं, प्रथम माह के अंत में आप क्या कर सकते हैं? हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है। ये घटना होती है। यानी प्रथम माह, प्रथम महीना, यानी एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 सप्ताह के अंत में, 4 सप्ताह के अंत में हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है। और दूसरे माह क्या होता है? दूसरे माह में क्या होता है? दूसरे माह में बच्चे की क्या आती हैं? उंगलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये दिखाई दे रही है, ये आना शुरू हो जाती है। क्या होती है? तीसरे माह में क्या होता है? यानी जब एक महीने में 4 सप्ताह, तो 2 महीने में कितना? 8 सप्ताह। 8 सप्ताह में कितने बच्चों की क्या आ जाती है? उंगलियां आना शुरू हो जाती है। फिर तीसरे माह में क्या होता है? वाय यानी 12 सप्ताह। चौथे माह में क्या होता है? चौथे माह में कौन सी कंडीशन सर्वाधिक वृद्धि होती है? रफ्तार से बता दी, वृद्धि होती है। पांचवें माह में क्या होते हैं? पांचवें माह में क्या होते हैं? भ्रूण में गति होती है। और सिर पर क्या आ जाती है? बाल आना शुरू हो जाती है। सिर पर बाल आना शुरू हो जाता है। और छठवें में क्या होता है? छठवें माह में क्या होती हैं? जो आपके शरीर की रोएं हैं, भावें हैं, पलकें हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। और 7वें 8वें में पूरे शरीर की बनावटें हो जाती है। और 9वें महीने में प्रसव होता है, यानी प्रसव क्या होती है? यानी संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, तो हो गई, समझ में आई। 9 माह लगते हैं संतान को पूर्ण रूप से बनने में। पहले माह के अंत में आपको याद रखना होगा, पहले माह के अंत में यानी 4 सप्ताह के अंत में क्या हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है? आपने सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, आपकी मम्मी ने सुना होगा या कोई और सुना होगा। फिर माह के अंत में यानी 4 सप्ताह के अंत में हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है। फिर माह में, कौन सा माह? पहले में माह में क्या होता है? हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है। दूसरे महीने में यानी 8 सप्ताह में क्या? उंगलियां आना शुरू हो जाती हैं, पैर में, हाथ में उंगलियां होना शुरू हो जाती हैं। तीसरे माह में क्या होता है? यानी 12 सप्ताह में क्या होता है? तीसरे महीने में क्या होते हैं? वाह जननांग होते हैं। वाह जननांग मैंने डिटेल में पढ़ा है कि वाह जननांग क्या होते हैं। वाह जननांग का आना, मुखीय अंग आना, ये सारे अंग विकसित हो जाते हैं। कब? तीसरे महीने में। और चौथे महीने में क्या होती है? सर्वाधिक वृद्धि होती है संतान में। और 5वें महीने में क्या होती है? भ्रूण में गति होती है। और ये जो बाल दिख रहे हैं किस महीने में आते हैं? 5वें माह में आते हैं। 6वें माह में क्या होते हैं? शरीर पर जो छोटे छोटे रोम होते हैं वो आना प्रारंभ हो जाते हैं। आपके जो पलकें हैं वो भाव वो भी आना प्रारंभ होती है। और 7वें 8वें महीने में एक पूर्ण रूप से विकसित संतान
हो जाता है और उसके बाद प्रसव होता है 9वें महीने में, इसमें संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है। किस महीने में उंगलियां बनती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किस महीने में उंगलियां बनती है, किस महीने में बाल उगता है, किस महीने में बाल जनांग आती है, किस महीने में हृदय स्कंदन को सुना जा सकता है, किस महीने में आपके शरीर पर रोएं आती हैं, किस महीने में आप वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है, और किस महीने में पूरी शरीर की बनावटें का निर्माण हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, तो आशा करती हूँ कि जो बताया ये नॉलेज के लिए बताया गया है, इस टॉपिक में नहीं है। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा। तो आज के बीच वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ पूरे होश और जोश के साथ। ठीक, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको पाठ करके अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक, तो ये जो आज जनन स्वास्थ्य क्या बोलते हैं, जनन शास्त्र, वो चैप्टर ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो जो आज पढ़ाया गया आज ये लेसन समाप्त हो गया। ठीक, अगले वीडियो में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आशा करते हैं जो आज बताया गया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, यदि ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बता दीजिए। यदि आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, कुछ बच्चे कहते हैं ये हो गया, आपका हो गया, लिख चुके, याद रखना। हाँ, मैं ऐसे पढ़ाते जाऊंगी और बाहरी की चीज नॉलेज यानी देते जाऊंगी। जो बताने लायक है, कि जो इम्पोर्टेंट है, बाहर आपको काम आने वाला है, वो मैं बताते जाऊंगी बाहर से। ठीक, जैसे कि आप दौड़ लगाते हो, दौड़, चलो हम एक क्वेश्चन और आपसे कमेंट में लिखकर बताना कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है? बहुत सारे सुबह उठते हैं, शाम को यानी दौड़ रनिंग करने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, तो वो हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कि दौड़ लगाते समय हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो जिनको पता हो कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताना। अगर ना पता होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक, कुछ बच्चे ये हो गया। चलो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ दोस्तों का कहना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं सुबह उठता हूँ, उठ ही नहीं पाता। क्यों नहीं उठ पाते हो? क्यों नहीं उठ पाते हो? कभी अपने आप से पूछा? नहीं पूछा। थोड़ा सो लेते हैं, सुबह उठेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं, सोते पूरा टाइम बर्बाद चला गया। कभी आपने पूछा, कभी आपने अपने माँ से पूछा कि वो सुबह उठती है, कैसे उठती है? क्या माँ को ठंडक नहीं लगती? आपके स्कूल जाने के पहले ही आपका नाश्ता तैयार हो जाता है, आपका टिफिन तैयार होता है। क्या उन्हें ठंडी नहीं लगती? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? आप ही को सिर्फ तकलीफ होती है उठने में, आपकी ही तकलीफ होती है सिर्फ पढ़ाई करने में। क्यों? बुरा लग रहा है? लगेगा बुरा। अच्छा उन्हें लगेगा जो अपने सपने को पूरा करना चाहते, पूरी जी जान लगाते हैं। तो जानते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ने में जी नहीं लगता तो यूट्यूब पे क्या जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। ये मोटिवेशनल सिर्फ 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के लिए है। सिर्फ 4 दिन के लिए आप जोश में रहोगे, हाँ पढ़ेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, बस उसके बाद कहानी सो गए। जब तक आप अपने आप मोटिवेट नहीं होगे, तब तक दुनिया का कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं करेगी। ये जो आप देख रहे हो वीडियो पे मोटिवेट देख रहे हो, वो सिर्फ आपका 5 दिन 6 दिन ही रहेगा। आप जोश में रहोगे, हाँ पढ़ाई करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जब तक खुद अपने अंदर जोश नहीं पैदा करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं रखोगे, तब तक दुनिया का कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मोटिवेट अपने आप से हो, उसके बाद देखना कि आप कैसे बढ़ते हो। उस पॉइंट पे आओ जब सुबह कहती हो कि मुझसे नहीं उठा जाता, तो कभी उठकर भी देखो कि क्या करती है आपकी माँ। सुबह आपके लिए नाश्ता बनाना, हर काम करना, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? आपको सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करनी है, तो क्या आप अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। बहुत लोग हैं, चलो आजकल ज्यादातर चल गया बर्थडे 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 में जाओ, पार्टी मनाओ, ये करो, वो खाओ, होगा। कितना टाइम लग जाता है आपका? 5 से 6 मिनट आपका टाइम चला जाता है। 1 घंटे का टाइम तो गया। वही 1 घंटे में यदि आप खोल कर पढ़ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा वो आप खुद ही जानते हो। मन नहीं लगता जब तक आप अपने अंदर मोटिवेट नहीं होगे। कभी खेत में अपने पापा खेती करते हुए, पसीने से भूनते हुए देखा? नहीं देखा। जो बाहर रहते हैं उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाहर वाले लोगों से कहना चाहूँगी कि जो बाहर होते हैं, सुबह से लेकर ड्यूटी पर जाते हैं, शाम को कहीं नाइट में आते हैं, रात को आते हैं, क्यों आपके लिए मरते हैं? क्या आपको फर्ज नहीं बनता कि आप उनके लिए कुछ करो? कुछ लोग होते हैं, चलो दोस्तों से थोड़ा घूम आते हैं। क्यों घूम आते हैं? क्या अपना सपना नहीं पूरा करना? आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, वो इंसान ये पहनना, वो इंसान वो पहनना, वो इससे चल रहा, उस गाड़ी से चल रहा। आप भी चलोगे, आप भी चलोगे, लेकिन तब चलोगे जब अपना लक्ष्य पूरा करोगे। ठीक? तो मेरे दोस्त, काम ऐसा करो जिसमें नाम हो। बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी पढ़ाई करने बैठो, माइंड में 2 ही चीज़ आना चाहिए, 2 ही चीज़ आना चाहिए। मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना। आपके सिर्फ मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके गांव का होगा, देश का होगा, सब कुछ सबका होगा, रिश्तेदारों का होगा। मम्मी पापा आपका तो ही होगा ही होगा। क्यों ना पढ़ाई? इतना पढ़ाई से क्यों भागते हो? क्या काटने दौड़ती है पढ़ाई? नहीं, जिस दिन आप इससे लगाव कर लोगे ना, उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये आलस जो अपने अंदर पैदा करके बैठे हो, उसको छोड़ दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जो आलस को अपने त्याग दिया, वही आगे बढ़ पाओगे। बहुत लोग कहते हैं कि घमंडी हो गया। हाँ, बनो स्वार्थी, बन जाओ स्वार्थी। मुझे किसी दुनिया से नहीं मतलब। जिस दिन आप कुछ बन गए, उस दिन दुनिया आपसे मतलब रखेगी, आपके पीछे भागेगी। तो मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो आपको हर तरह से खुश रख सकता है। कुछ तकलीफें, कुछ रुकावटें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप पढ़ते, उससे लड़ते गए, तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में उजाला छा जाएगा। ठीक? तो आप मेरे दोस्त, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे और मन से लगाकर पढ़ाई करिए। देखिए मंजिल आपकी कदम छूने। जय हिंद, जय भारत।